साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम अपने जो हमारे बच्चे हैं अग्निवीर के, और साथ में जो बच्चे 2019 से पहले जो तैयारी कर रहे थे उनके भविष्य की 2 मिनट की चर्चा करेंगे। साथ में हम जंतर मंतर के बारे में भी 2 बात करेंगे। साथ में हम FE के बारे में भी 2 मिनट की बात करेंगे। उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब की साबका और नेशनल साबका के ऊपर भी 2 बात करेंगे। और साथ में कुछ अटैचमेंट भी डालूंगा। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि भाई सब्सक्राइब करो या मत करो, फॉरवर्ड करके अगर मैसेज किसी को दे सकते हो तो अच्छी बात है कि उन तक बात पहुंच जाए। ऐसा है दोस्तों कि कोरोना से पहले हमारे बच्चे जो चाहे सेलेक्ट हो गए थे, चाहे जॉइनिंग लेटर आने वाला था, यानी कि बच्चे मतलब रिजल्ट फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया और अब उनको एग्ज़ाम में बैठना था, तो ये 2-3 कैटेगरी बना के कम से कम 2.5-3 लाख बच्चे जो मतलब इस स्टेज तक चले गए, 1.5 लाख के करीब तो उसमें चले गए सीधा जॉइनिंग वाले में, और करीब 1.5-2 लाख इसमें रह गए जिनके मतलब 3 चरण हो गए, 1 चरण सिर्फ रह गया पीछे एग्ज़ाम वाला। तो जैसे आपको सभी को पता है कि अभी कुछ ही महीने पहले, महीना 1.5 महीने की बात है कि यूपी गवर्नमेंट में एक ऐसी विसंगति हुई थी, और वहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो जब वहाँ आंदोलन हुआ, लड़कों ने आंदोलन किया, भले ही उनको मारा पीटा कुछ भी किया, पुलिस बल भी इस तरह का, लेकिन जब असलियत मतलब सरकार के पास में गई कि ये बच्चे क्यों अपना मतलब इस तरह से ये कर रहे हैं, तो योगी जी को लगा कि सबसे बड़ा दर्द क्या है कि जिस ऑर्डर की वजह से वो बच्चे और एज हो गए थे, यानी कि आपने उनको नौकरी में भी नहीं रखा, ज्वाइनिंग भी नहीं करवाई, और वो बच्चे और एज भी हो गए। सेम इसी पैटर्न की वहां पे एक भर्ती हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि बाद में कम से कम उस सरकार ने एक काम तो किया कि उनको है जो 2 से 3 साल की शायद रिलैक्सेशन, शायद नहीं 110%, 2 साल की 3 साल की रिलैक्सेशन दे दी अपने स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का था। तो अपने गवर्नमेंट से 2 से 3 साल की उनकी उम्र बढ़ा दी कि आप है जो अपने अगले हर कोई भी एग्जाम दो, उसको क्लियर करो, भर्ती हो और अपनी ज्वाइनिंग लो। मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइनिंग लेटर वाले हैं उनको तो सरकार को सीधा ज्वाइनिंग लेना ही पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा तो ये दाग सरकार को जीने नहीं देगा। और जो बच्चे अपना मेडिकल फिजिकल सब रेडी करके और एग्जाम के लिए जिनको मतलब अपना वो परिचय पत्र आ गया, एग्जाम में बैठने वाला, जिनके पास में रोल नंबर आ गया एग्जाम बैठने वाला, वो बच्चा अगर आज ओवर एज है तो सरकार को जितनों को भी जो आपने परिचय पत्र दे दिया था उन बच्चों का संज्ञान लेके आप है जो उनका उम्र बढ़ाइए। यहाँ तक माननीय PM साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वो ओवर एज हो गए। अरे कम से कम उनको एग्जाम में बैठाओ मत बैठाओ, कम से कम उसको 2-3 साल की उनको रिलैक्सेशन दे दो, ताकि वो जिस भर्ती में जाए, जिस केंद्रीय एजेंसी में जाए, कम से कम वो अपनी प्रैक्टिस तो करें। अब वो ओवर एज हो गए, वो कहाँ जाएंगे, अभी उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। तो कम से कम उनका ये मौका तो मत छीनो। एग्जाम में बैठाओ तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, और एग्जाम में ना बैठाओ तो कम से कम योगी जी वाला फॉर्मूला ही अपनाओ कि उनका कम से कम वो बढ़ाओ। और जो भर्ती हो चुके हैं उनको तो आपका निकालना, उनको तो ज्वाइनिंग करवाना ही पड़ेगा। अब मैं जाता हूं अपने सैनिक संगठनों के साथ में कि मैंने पहले ही बोला है कि चाहे इस देश में कुछ भी आप कर लो, जो असंभव है वो असंभव है। वो
उसके जिसका ना कि नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्शनरी में असंभव शब्द था नहीं, ऐसा मैंने मतलब पढ़ाई में पढ़ा था। लेकिन हिंदुस्तान में सब असंभव ही, यहाँ संभव कुछ नहीं है। सरकारें कैसी भी रहो, किसी की भी रहो, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ असंभव पहला है, संभव बाद में। तो सैनिकों को आज चाहिए कि जो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या ये बच्चे हमारे नहीं हैं? मुझे बोलते कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं उनके लिए, या वीडियो उनके ग्रुपों में क्यों डाल रहा हूं। तो ये बच्चे किसानों के या हमारे मजदूरों के, हमारे आम मध्यम वर्गीय के या निम्न वर्ग के या किसी वर्ग के बच्चे तो है ना हमारे। इनके पास में बिजनेस और बड़ी बड़ी कोठियां गाड़ियां होती तो वो फौज की उस लाइन में क्यों लगाते हैं? ये कौन लगाता है? तो ये बच्चे हमारे हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा और आगे आके इन बच्चों को न्याय देना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पेंशन की बढ़ोतरी चाहिए तो इनकी जिंदगी को तो बर्बाद मत होने दो। तो अपने जो आपके मुद्दे हैं उस मुद्दे में ये भी शामिल करते हो तो आप एक सच्चे गार्जियन हो, सच्चे सैनिक हो, क्योंकि मामला तो ये सैनिक का ही है। ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे आंदोलन वाली बात पे। तो बार बार हमारा एक भाई है, उसको क्या बताऊं, ठीक है ना, उसने अभी तक अपने सिवा किसी को सही माना ही नहीं है। पहली बात तो अपने सिवा किसी का दिमाग उसके आगे सही नहीं है, चाहे वो रक्षा मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे विपक्ष है, और चाहे आम आदमी है, चाहे वो सैनिक है, चाहे सेना का अधिकारी है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो ऑनरी कैप्टन है, चाहे वो सूबेदार मेजर है, चाहे सूबेदार है। वो जो वो बोल रहा है वो बात सही है। जब आप वो बोलोगे तो सही, नहीं तो कोई सही नहीं है। और वो है अभी हमारा नेशनल जो साबका बनी है, उसका पद क्या मिला उसको, ये मुझे अभी तक, क्योंकि उसका पूरा विवरण आया नहीं है कि जो नेशनल साबका बनी है उसी ने खुद नहीं बताया कि नेशनल साबका अब आंदोलन नहीं करेगी और कोई स्टेट वाली डिस्ट्रिक्ट वाली कोई करेगी या कोई और करेगी, लेकिन नेशनल साबका नहीं। वो उस भाई ने अनाउंस किया तो उसके पास कोई न्यूज़ तो होगी थी नेशनल साबका की कि नेशनल साबका है कौन सी और उसमें उसका पद क्या है। खैर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कल पंजाब में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर यूथ साबका का एक नया सेक्शन बना। जब उसी भाई ने वीडियो बनाए डाले, हमने वीडियो देखे। अब उसमें जो कुछ चेहरे थे जाने पहचाने थे, हमने उनको फ़ोन करके बात किया। कुछों का फ़ोन रात को ही हमारे पास में आ गया था। वो भाई साहब के पास में तो दिन भर फ़ोन बजता ही रहता, हमारे पास तो कभी कभी आ जाता किसी का, लेकिन आता पक्का वो पते वाले आदमी का आता, जो ऐसे होता है उसका आता है, लल्लू पंजू का नहीं आता है। तो सारे जब फ़ोन और सब मुद्दों के ऊपर जब बात हुई तो फिर उसके अंदर एक कीर्ति चक्र जैसा बुजुर्ग आदमी भी है जो यूथ में शामिल है। यूथ में तो यूथ होना चाहिए, लेकिन एक कीर्ति चक्रधारी जो हमारे साहिबान हैं वो भी उसमें शामिल है उस यूथ विंग के अंदर। और वो जो पूरी कमेटी जो यूथ विंग बना है उसके अंदर 10 या 15 आदमी खड़े हैं जो यूथ कह सकते हो कि जो सिपाही से आए हैं और सिपाही नायक के आसपास में, बाकी सारे के सारे वो सारे बुजुर्ग ही है, पूरे के पूरे, यूथ कोई नहीं है। तो पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। किनको देता हूँ कि जगजीत सिंह साहब को जो मोगा के प्रधान हैं, और सरजीत सिंह जी को जो पहले अपने आप को साबका का मतलब वो सेक्रेटरी कहा करते थे। भाई हरपाल जब काम नहीं कर पा रहा था, बीमार था, तो सरजीत सिंह जी देखते थे या चुने थे, मुझे पता नहीं है। लेकिन इन्होंने, अब इसमें घटना क्या घटती है कि 23 जून को पंजाब के अंदर साबका संघर्ष कमेटी पंजाब की जितनी जथेबंदियां हैं सभी की कॉल होती है कि 23 तारीख को मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग में वो क्या कारण है क्या नहीं है, मुझे जो पता चला कि भाई जो मोगा के जथेदार है अपने जगजीत सिंह जी, उनको कोई इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं या कुछ वो ऐसा हुआ है, तो उन्होंने जो जैसे भी किया वैसे भी किया, उस मीटिंग को कैंसिल करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए कि 23 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन वो हुई पहले इनकी सर्वसम्मति से। फिर इन्होंने 30 तारीख की रखी, तो ये जो बाकी जो साबका जो पुरानी हैं, जो तरन तारण है, गुरदासपुर है, अपना जो बठिंडा है, वो जितनी भी आसपास की है, जितनी साबकाओं का है, सभी साबकाओं ने मिलकर बोला भाई 30 तारीख की भी कैंसिल करो। लेकिन इन्होंने कैंसिल नहीं की
और जगजीत सिंह जी ने और सरजीत सिंह ने मिलके यूथ है जो ये बना दिया। अब जब मेरी बात सबसे बुजुर्ग जो बोलते हैं कि भाई प्रगट सिंह साहब है, मैंने उनको लगाया फोन तो प्रगट सिंह साहब ने बोला कि बात सच है, ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में न तो हमारा कोई सरोकार है, न हम इसमें शामिल है, हमने मना भी किया था। और बात ये है कि अब इसमें उसूलों की लड़ाई है, वो ये है कि जो ये मोर्चा बना है, जो युवा साहब का मोर्चा कहो, युवा साहब का कमेटी कहो, ये है जो मतलब जगजीत सिंह जी ही इनको लीड कर रहे हैं या अपने सरजीत सिंह जी कर रहे हैं। लेकिन जो जगजीत सिंह जी है, ये है जो वहाँ जो रेलवे फाटक के जो गेटों के ऊपर जो बंदे नियुक्त होते हैं, उनके ऊपर जो ठेके जो अधिकारी लेते हैं, उन अधिकारियों के अंडर में ये मतलब जगजीत सिंह जी प्रधान बनाए हुए हैं। किसके? रेलवे गेट, उन गेटों पे खड़े होने वाले सैनिक, और खुद जगजीत सिंह साहब भी ये गेट पे खड़े होते हैं, सूबेदार साहब है, तो इनको प्रधान बनाया हुआ। तो फिर साहब का ऑब्जेक्शन यही था कि भाई जब अफसरों से हम दूर भाग रहे हैं और फिर अफसर हुई बनाई हुई संस्था से फिर आप जाके जुड़ के उसके साथ में फिर क्या ले लोगे भैया, तो ऐसा काम मत करो। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये 2 साल पहले ही ये पार्टी है जो साबका के साथ मिली थी और अभी इन्होंने साबका से अलग हो गए अपना यूथ बना लिया, जबकि अब ये आते किसके अंडर में है? ये अधिकारियों के अंडर में जो ठेका है गेटों का, उस गेटों के ऊपर जितने भी ये सारे सर्विस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं सारे। इसमें जैसे बैंकों वाले ठेकेदार है तो वो बैंकों वाले नहीं आए इसमें, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट के नहीं आए। फिरोजपुर के ही हमारे जगह अपना सरजीत सिंह जी है और जो कीर्ति चक्कर है वो भी फिरोजपुर से ही है। उनका फोन सुबह गया था प्रगट सिंह के पास में, तो प्रगट सिंह जी ने उनको खुली खुली बता दी पूरी, और जब बताई तो उन्होंने बताया भी ठीक है, हम आज तो ये आ गए हैं तो इस मीटिंग को कर लेते हैं, इसके आगे और मीटिंग रखेंगे। तो कहने का मतलब हम तो यही चाहते हैं कि अगर यूथ बन जाता है, जवान आ जाते हैं, तो यूथ आगे आ जाएंगे जंतर मंतर में, हम लोग पीछे चल देंगे। हम भी सहमत है, अगर यूथ बन जाता है और यूथ बोलता है कि हम है जो पूरे हिंदुस्तान के यूथ को इकट्ठा करेंगे, तो भाई हम भी अपना यूथ विंग अगर चाहेंगे भी, अगर वो करेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे भाई हमारा भी यूथ बनाओ, हम भी यूथ बना के आपको देंगे, हम बुढ़े पीछे रहेंगे। पूरे अभी 14 महीने में तो वो सबसे पहला थैला लेके सबसे पहले कॉल के ऊपर जब वो भागता था अपना प्रगट सिंह साहब भागता था, और प्रगट सिंह के साथ में उसकी टीम भागती थी, गोसल और जो भी वहाँ के बंदे, पंजाब के जो भी प्रगट सिंह के बंदे हैं वो भागते थे। अब नेशनल साहब का अलग बन गई है, वो साहब का अलग है, और ये यूथ नया खड़ा हो गया। तो अब आप, मुझे लगता है कि इस बार हमें जंतर मंतर पे आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये मैसेज सभी के लिए है। अब इसमें कौन क्या कर रहा है, तो मेरे कुछ भाइयों ने मेरे को फ़ोन करके मेरे को भी यही बताया कि भाई इसके अंदर हमारे 1008 कपिल भाई साहब का भी पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। मैंने बोला मैं नहीं मानता भाई, ठीक है ना, उसने तो नई साहब का बना ली है, नेशनल साहब का है उनकी, तो बोलो नेशनल फैल जो कुछ है वो यही है। अच्छा यही है, तभी ये कल से अभी 4 वीडियो चढ़ा दी उन्होंने। बोले हाँ इसीलिए। तो जब ये 4 वीडियो को देखते हैं और ये सब कुछ समझते हैं, तब हम समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि नई साहब का यही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यूथ है तो हम उस भाई साहब को ही बोल रहे हैं कि यूथ को आगे करो। बुढ़े हमेशा पीछे रहते हैं, लड़ाई में भी जवान आगे रहते हैं, फिर भी जो होते थोड़ा जवान तो जवान ही है यार। तो यूथ को आगे आके अपना काम करना चाहिए, हम सब उनके साथ में रहेंगे, कोई दो राय नहीं है। अब आते हम अपने FEA के ऊपर। FEA का एक मैसेज साहब ने आज डाला है, शायद सब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से यही बताया है कि जो भी हमारे FEA के साथ में आना चाहे उनका भी स्वागत है। जो हमारे FEA के जितने भी अलायंस है वो सभी कृपया अपना सब्र न खोए। मैं साहब का वो जो आत्मविश्वास वाला सभी के लिए जो वो पोर्शन इतना ही डाल रहा हूँ। इसी में पीछे क्लिप देखें साहब की, जो ये बोल रहे हैं कि बैठा नहीं है, हमने
सरकार का स्वागत कर दिया है और जल्द ही हम सरकार से मांग करेंगे कि भी हमारी मीटिंग बैठाओ और जो हमारी मांग है उसको मानो, और नहीं मानते तो जो हम सारे मिलके, जो मैं एफई की बात कर रहा हूँ, एक भी संगठन पीछे नहीं रहेगा। हम सारे मिलके जो भी लेंगे, निर्णय लेंगे और निर्णय लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमें मेहनत की आवश्यकता है, हमें अभी अपने अपने संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, हमें अपने अपने संगठनों को और बंदों को जोड़ने की जरूरत है। आंदोलन तो चलेगा, बाकी कहानी मैंने सुना दी है कि इस तरह से लड़ाइयों में तो वो चलेगी नहीं, और बाकी बस सब ठीक है। इसके आगे मेरा एक वीडियो आएगा, बाद में आएगा, जब अब मेरे को क्योंकि थोड़ा कहीं से हिंट वो मिला कि अभी आप 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन के बाद में आपको हो सकता है कि कोई ढंग की खबर मिल जाए और सारा गाड़ी ट्रैक पे आ जाए। देखते हैं वो खबर आती है या नहीं आती है, लेकिन आप आगे वाले क्लिप पे जरूर देखें और एफईए पे विश्वास रखें। एफईए आपके लिए दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ा हुआ है कि ये पीछे नहीं हटेगा, लेकिन करेगा वो सबके साथ में, सबके विश्वास से, सबके, मतलब मैं मोदी जी का मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसा आज अर्जुन सिंह जी ने बोला है उसी की बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम आगे आए हैं तो बैठने से काम नहीं चलेगा। और हमें अगर सरकार, हम बोल रहे हैं अगर सरकार नहीं देती है तो हमें आंदोलन में कूदना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लिप में जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत। ये मोगा पंजाब में जीत दर्ज करते हुए यूथ विंग के अधिकारी गाड़ी चला रहे हैं, प्रधान साहब जी, और बाकी आप देख ही रहे हैं। एक जिस भाई ने पोस्ट डाली है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। मैं सुबेदार जगजीत सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मोगा प्रेजिडेंट। मैं ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ करांगे और अगे बढ़ावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोशल मीडिया का ये झूठ देखना, सदर में सांसदों के शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट वकील ने अश्विनी उपाध्याय ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब इसकी सच्चाई देखना, आप दिखाता हूँ आपको। जय, इसमें डेट दी हुई है जो मैंने, आप ये क्लिप देखेंगे तो 3 मार्च की स्पीच को अभी ये क्या परोस रहे हैं, किस तरह से मतलब दलाल मीडिया काम कर रहा है, हद से भी ज़्यादा है दोस्तों, हद हो गई। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी के प्रयासों से फेडरेशन ने हमारी मांगों के समाधान के लिए यथासंभव उत्कृष्ट प्रयास किए थे, लेकिन कुछ गलत नीयत वाले लोग और गलत इरादों वाले लोग भी इस आंदोलन में घुस चुके थे और उन लोगों ने पूरे उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया और सैनिकों की जो छवि थी उसको ख़राब किया। और इस प्रकार का व्यवहार जंतर मंतर पे किया गया, जिनको अगर आप उपद्रवी या पूर्व सैनिक हितों के विरोधी बोलो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होएगी। और इस तरीके से उन लोगों ने मोड़ दे दिया कि जिसकी वजह से वार्ता तो दूर, सरकार ने पूरी तरह से अपने दरवाजे ही बंद कर लिए और कोई वार्ता में आगे प्रगति नहीं हो पाई। अभी नए सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों का बंटवारा हो चुका है और नए सिरे से सरकार अब फॉर्म में आ चुकी है। जल्दी ही फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन हमारे हितों के लिए अपने प्रयास शुरू करेगा। अभी हाल ही में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं भेजी हैं
और शीघ्र ही हम उनसे मीटिंग के लिए समय देने की मांग करने जा रहे हैं। साथियों, मुझे पता है कि आंदोलन में कुछ गलत लोगों की वजह से आम पूर्व सैनिक काफ़ी हताश हुआ है। उनके विश्वास को चोट पहुंचाई गई है और उस विश्वास को कायम करने के लिए निश्चय ही हमें कुछ करके दिखाना होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे संपर्क करना पड़ेगा और तभी जाकर के हम आगे बढ़ने की स्थिति में आ पाएंगे। इसी कड़ी के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहा है, आगे भी करेगा। अभी ये वीडियो साहब ने मुझे भेजा कि भाई ये तो जनरल वीके सिंह साहब का फोटो है लगा हुआ है, ये वीडियो चढ़ाया है और इस वीडियो को कई हज़ार लोगों ने देख लिया है। ओआरओपी 3 जुलाई 2024 से लागू। और जब मैंने इसका फैक्ट फाइंडिंग 22 लोगों को पता किया तो मुझे पता चला कि साहब ये वीडियो 10 जनवरी 2016 का भोपाल सैनिक ग्राउंड में सैनिक रैली का है। तब ये महाशय विदेश राज्य मंत्री थे और ओआरओपी 2 के समय तो इन्होंने अपने ऑफिस से मई 2023 में धक्के मारकर पूर्व सैनिक को बाहर किया था। 10 जनवरी 2016 का ये वीडियो बताओ और कह क्या रहे हैं, ठीक है ना, कि जनरल साहब है जो 3 जुलाई को आपकी लागू करवा रहे हैं। जनरल साहब तो अभी अपने घर बैठे हुए हैं और ये स्पीच है जो 16 की है, लेकिन पेश कर रहे हैं। दुनिया सुन रही है, हजारों में सुन रही है, किसको रोक सकते हो आप।